हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन सेंटर। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ना है? प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? ऐसी धारा या ऐसी करंट जिसका मान, ठीक है, जिसका मान और दिशा समय के साथ बदलता रहे। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कुछ ऐसे देखने को किताबों में मिलता है आपको ये। ठीक है, तो इसका जो हर समय समय के साथ में अगर देखोगे तो हर समय इसका क्या हो रहा है? इसका मान बदल रहा है। एक समय पे ये मैक्सिमम पहुंच जा रही है, अधिकतम हो रही है, उसके बाद फिर से कम होना चालू हो रही है, फिर ये जीरो लाइन है ना, तो फिर जीरो पे आ जा रही है, फिर नेगेटिव में चली जा रही है, फिर नेगेटिव में मैक्सिमम पे चली जा रही है, मीन सबसे कम पे जा रही है, उसके बाद फिर से बढ़ना चालू है, फिर बढ़ती 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 फिर मैक्सिमम चली जाएगी, फिर कम होती जाएगी। ये कंटिन्यूटी इसकी लगातार बनी रहती है। इसी को बोलते हैं प्रत्यावर्ती। ठीक है, अल्टरनेटिंग। अल्टरनेटिंग का मतलब प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये चीजें ऐसे अल्टरनेट करके कंटिन्यूअसली चलती रहती हैं। इसी को बोला जाता है प्रत्यावर्ती धारा। मतलब आपको क्या ध्यान में रखना है? जिसका मान, धारा का मान, धारा का मान और पोजीशन, ठीक है, पोजीशन, हर समय इसकी पोजीशन बदल रही है। इसको आप दिशा भी बोल सकते हो। ठीक है, लगातार बदलती रहती है, बदलती रहती है। जबकि यही चीज डीसी में क्या हो जाता है? अगर यहीं पे डायरेक्ट करंट होता, ठीक है, डीसी, दिष्ट धारा जिसको आप बोलते हो, डीसी करंट, ठीक है, दिष्ट धारा, उसमें क्या रहता था? उसमें ये रहता था बच्चा कि सीधा इसका ना तो धारा का मान बदलेगा और ना ही धारा की दिशा बदलेगी। मीन्स डीसी में आपको क्या ध्यान रखना है? धारा का मान और दिशा वही रहता है, मतलब नहीं बदलता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करना है? इतनी सी तो बहुत छोटी सी चीज है ये अल्टरनेटिंग करंट। अब इसमें हमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ने हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, पूछे जाते हैं कि क्या है एवरेज वैल्यू, क्या है मीन वैल्यू, क्या है मैक्सिमम वैल्यू, क्या है आरएमएस वैल्यू, ठीक है, पीक फैक्टर, क्रेस्ट फैक्टर। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। उन सारी चीजों से ही कोई क्वेश्चन आपसे उठा लिया जाता है कि एसी की एवरेज वैल्यू क्या होती है। ठीक है, तो उसे उसे हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं क्या, आवृत्ति। ठीक है, सबसे पहले क्या देखते हैं? आवृत्ति। आवृत्ति, ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। अच्छा, इसके बारे में एक अच्छी सी खास बात यह है कि ये एसी में तो होती है लेकिन डीसी में फ्रीक्वेंसी होती ही नहीं। ये पॉइंट, पहला पॉइंट तो यही इंपॉर्टेंट है कि डीसी में कभी भी डीसी जनरेटर हो, डीसी मोटर हो या कोई डीसी चीज हो, उसकी फ्रीक्वेंसी आप नहीं निकाल सकते क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है? जीरो होती है डीसी में। दूसरी चीज, आपको जो एसी में वैल्यू ली जाती है वो इंडिया के लिए, भारत के लिए कितनी है? 50 हर्ट्ज होती है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? आवृत्ति का मतलब ये होता है कि एक सेकंड में ये कितनी बार साइकिल कंप्लीट करती है। ठीक है, एक सेकंड में ये जो करंट साइकिल कर रही है ना, देखो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक एक साइकिल, तो जैसे यहां से उठी थी वैसे फिर से स्टार्ट हो गई है, यहां से यहां तक दूसरी साइकिल, ऐसे ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट करती है, वही कहा जाता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक सेकंड में, एक सेकंड में जितनी या कितनी, जो भी लिख सकते हो आप, जितनी साइकिल कंप्लीट करती है क्या? करंट, है ना, धारा। धारा एक सेकंड में जितनी साइकिल कंप्लीट करती है वही उसकी
ही उसकी आवृत्ति होती है। ठीक है, कैसे समझेंगे? इसे एफ से लिखते हैं, एफ बराबर 1/t, ये तो आप जानते ही होंगे आवर्तकाल के, है ना, 1/, आवर्तकाल। तो यहाँ पे 1 सेकेंड होगा तो इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी आती है वो कितनी आती है? एफ बराबर 50 हर्ज होती है। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। और 50 हर्ज, हर्ज का मतलब है मात्रक। ठीक है, किसका मात्रक है? ये फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? हर्ज होता है। 50 साइकिल का मतलब ये हुआ कि जो इंडिया में जो सप्लाई चल रही है, जो एसी सप्लाई चल रही है, जो विद्युत आ रही है हमारे घरों में, उसकी जो करंट है वो 1 सेकंड में ऐसे ऐसे करके 50 बार कंप्लीट करती है साइकिल। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? इसीलिए जब करंट मारती है ना एसी, किसी को शॉक लगता है तो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ मान लो या कहीं भी टच किया होगा तो एक बार करंट 0 होती है, तो उस समय पे वो छोड़ देती है। अगर वही करंट डीसी होती तो ये 0 नहीं होती, वो आदमी को ले चलती। ठीक है, सीधा उसको छूटती नहीं फिर एक बार वो, तो 0 होती है। अगर आदमी इससे छूट गया करंट से तो बच जाता है, अदरवाइज फिर से नेगेटिव में ले गई वो, फिर एक बार 0 हुई। लेकिन अगर यही करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है तो छूट नहीं पाता है, इसीलिए आदमी की डेथ हो जाती है करंट से। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, जो डोमेस्टिक सप्लाई आती है, जो घरों में बिजली आती है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ज होती है। ठीक है, और 50 हर्ज का मतलब एक बार तो 0 होएगा, वो 1 सेकंड के 50वें भाग में ही एक बार 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे लगते ही छूट जाता है, लेकिन फिर भी अपना असर छोड़ जाती है बिजली। ठीक है, अच्छा, ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, क्या देखते हैं? पीक वैल्यू या फिर मैक्सिमम वैल्यू। तो देखो ये वाली साइकिल हमने अभी वही पढ़ी थी। ठीक है, ये अभी देखा था हमने, ये एक साइकिल है। तो जो करंट जा रही है, जब यहाँ पे जो मैक्सिमम पहुंच जाती है, इसी को क्या कहते हैं? आई मैक्स। क्या बोलते हैं? आई मैक्स। हिंदी में इसे अधिकतम वैल्यू बोल सकते हो, अधिकतम। ठीक है, यहाँ पे 0, फिर ये कम होती जाती है, फिर यहाँ पे ये मिनिमम हो जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसी में एक और टर्म आता है जिसका नाम है क्या? आरएमएस वैल्यू, आरएमएस मान। ठीक है, इसको आरएमएस का मतलब होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, वर्ग मध्य मूल, जो भी वर्ग माध्य मूल मान। ठीक है, तो आप यही समझो कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, जो भी वैल्यू होती है। मान लो यहाँ पे जो करंट जा रही है ना, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? आई आर एम एस जब आपसे पूछा जाएगा तो जो भी आई मैक्स है उसी को आप √2 से डिवाइड कर दो, ये क्या आ जाएगा? आर एम एस वैल्यू आ जाएगी। अगर यहाँ पे वोल्टेज की बात करें तो ई आर एम एस अगर आपको निकालना है, अगर आपको ई मैक्सिमम वैल्यू दी है, ठीक है, तो उसी को √2 से डिवाइड कर दो, ये क्या आ जाएगा? आपका आरएमएस वैल्यू आ जाएगा। मतलब आपको आरएमएस में इतना सा ध्यान रखना है कि √2 से वैल्यू डिवाइड कर देना है मैक्सिमम वैल्यू को। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 1/√2 कितना हो जाता है? 1/√2 0.707। ठीक है, ऑप्शन में ये भी आ सकता है। तो आई आर एम एस की वैल्यू यहाँ पे आई 1/√2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 0.707। आई मैक्स लिख सकते हो इसको, ऐसे इसको कितना लिख सकते हो? 0.707 ई मैक्स। ई क्या है समझ रहे हो ना? ईएमएफ या फिर वोल्टेज है, ईएमएफ या फिर वोल्टेज है। वहीं पे दूसरा जो टर्म्स आपसे पूछ सकता है, एवरेज वैल्यू पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? औसत मान, एवरेज वैल्यू, औसत मान। ठीक है, अगर आपसे औसत मान पूछे ना तो औसत मान का मतलब होता है पूरी साइकिल का आधा। ठीक है, मतलब 0 से लेके पाई तक, यहाँ से पाई में बोल दूं, यहाँ से 2 पाई बोल दूं, तो 0 से पाई में जितना भी कंप्लीट किया साइकिल, उसकी एवरेज वैल्यू कितनी है। ठीक है, औसत मान अगर आपसे कभी भी पूछे तो सीधा अगर आई एवरेज पूछे तो आप क्या करना? आई मैक्सिमम डिवाइडेड, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना सीधा 0.63। ठीक है, 637 आई मैक्स। ठीक है, या फिर ई एवरेज अगर आपसे पूछे तो 0.637 ई मैक्स। मैक्स क्या है? यही मैक्सिमम वाली वैल्यू जो कि आपको पता होती है। ठीक है, मतलब इसी वैल्यू को √2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? आपका आरएमएस वैल्यू आ जाएगा। इसी वैल्यू में अगर 0.637 से
मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, आपका एवरेज वैल्यू आ जाएगा, औसत मान। ठीक है, इतनी बात समझ। और एवरेज वैल्यू जो आरएमएस वैल्यू है, जो आरएमएस वैल्यू है वो डीसी के इक्विवेलेंट वैल्यू ही रखी जाती है। मतलब कि जो ये साइकिल जा रही, जो ये करंट जा रही है, इसी के बराबर डीसी में कितनी करंट जाएगी। तो डीसी में करंट जाने के लिए उसी के बराबर बोला गया रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकाल लो, वो डीसी के इक्विवेलेंट होती है, लगभग डीसी के बराबर होती है। तो इसीलिए इसकी वैल्यू को, मैक्सिमम वैल्यू को रूट टू से डिवाइड कर दिया जाता है, मीन्स 0.707 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, वही उसकी आरएमएस वैल्यू आ जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, गुणांक या फिर श्रृंग गुणांक, या फिर अंग्रेजी में इसी को बोलते हो क्या, पीक फैक्टर। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाता है, इट इज अ फैक्टर, इट इज द रेशियो ऑफ कितना, यहां पे मैं सीधा लिख देता हूं पीक फैक्टर, पीक फैक्टर, पावर फैक्टर मत समझना। ठीक है, पीक फैक्टर है या फिर शिखर गुणांक है। ये क्या हो जाता है आपका, आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाई आई आरएमएस, मतलब मैक्सिमम डिवाइडेड बाई आरएमएस वैल्यू का रेशियो होता है। तो आई मैक्सिमम को आप आई मैक्सिमम ही लिखते हो, आई आरएमएस को आई मैक्सिमम डिवाइडेड बाई रूट टू होता है, अभी अभी बताया है। रूट टू ऊपर चला जाएगा, आई मैक्सिमम से आई मैक्सिमम कट जाएगा, क्या आ जाएगा, रूट टू। ठीक है, मीन्स हमेशा पीक फैक्टर कितना होता है, एसी के लिए जो पीक फैक्टर होता है वो कितना हो जाता है, रूट टू। रूट टू का मतलब क्या हो जाता है, 1.414 होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ही छोटी सी चीज़ है, ये टर्म्स है, सीधा आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्या आ जाता है, फॉर्म फैक्टर। ठीक है, अगला क्या आ जाता है, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर, इसको हिंदी में बोलते हैं रूप गुणांक। ठीक है, फॉर्म फैक्टर का मतलब होता है आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू। ठीक है, ये आ जाता है फॉर्म फैक्टर। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर करंट के लिए या फिर वोल्टेज के लिए, दोनों के लिए फॉर्म फैक्टर वही होगा कि आई आरएमएस डिवाइडेड बाई आई एवरेज। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 0.707 आई मैक्स होती है, इसकी वैल्यू 0.637 होती है आई मैक्स। ये आपका कट जाएगा। ठीक है, इसको जब डिवाइड करोगे तो 1.11 आ जाएगा। तो ये डेटा याद रखो, डिवाइड करोगे तो टाइम टेकन हो जाएगा। ये यहीं पे अगर वोल्टेज लेते हो, ई आर एम एस लेते हो या ई एवरेज लेते हो, इसको लोगे तो इसमें भी वही आएगा 0.7007 ई मैक्सिमम, यहाँ पे भी 0.637 ई मैक्सिमम, इसकी भी वैल्यू 1.1। मतलब किसी भी फॉर्म में आपका एसी के लिए फॉर्म फैक्टर कितना होगा, 1.11 होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, कंप्लीट साइकिल के लिए ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या, अगला टॉपिक देख लेते हैं हम, फेजिंग। ठीक है, ठीक है, फेजिंग में आप देख सकते हो या तो इन फेज होगा कोई चीज या फिर आउट ऑफ फेज होगा। इन फेज और आउट फेज का मतलब क्या हो जाता है। ठीक है, इन फेज का मतलब जैसे कोई दो करंट है। ठीक है, दो करंट है, एक करंट ऐसे जा रही है, दूसरी करंट भी बिल्कुल ऐसे ही जा रही है। ठीक है, मतलब ये दोनों क्या है, इन फेज है। आउट फेज का मतलब हो गया कि जो क्वांटिटी है, जो करंट है, पहली वाली ये है, दूसरी वाली हो सकता है यहाँ से स्टार्ट हो, ऐसे करके चले। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये तो बात हो गई फेजिंग की। ठीक है, लेकिन जब एक ही सर्किट में इन फेज और आउट फेज की बात की जाती है तो वहां पे बहुत बात की जाती है दो क्वांटिटी को लेके, एक तो वोल्टेज और दूसरा करंट। ठीक है, एक तो वोल्टेज, दूसरा करंट। तो जो फेजिंग सिस्टम है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है तो तीन तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक आर होता है, एक एल होता है, एक सी होता है। ठीक है, आर एल सी के केस में आर क्या है, रेजिस्टेंस है, एल इंडक्टेंस है और ये क्या है, कैपेसिटर है। ठीक है, ये कैपेसिटर है, ये संधारित्र बोलते हैं इसको हिंदी में, इसको प्रेरक बोलते हैं, इंडक्टर बोलते हैं, और इसको रेजिस्टेंस या फिर प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, तो कभी भी सर्किट में प्रतिरोध लगा है, ठीक है, तो उसमें जो करंट और वोल्टेज की वैल्यू है इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज है,
ये और करंट इनकी फेजर डायग्राम के हिसाब से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि वोल्टेज और करंट क्या है, इन फेज है या फिर आउट ऑफ फेज है, मतलब सेम फेज में है या फिर दूसरे फेज में है, अलग अलग है। फिर जब आउट ऑफ फेज में भी दो चीज आप देख सकते हो, एक तो होता है लीडिंग, एक होता है लीडिंग और दूसरा होता है लैगिंग, ठीक है, जिसको आप बोलते हो अग्रगामी, हिंदी में अग्रगामी और पश्चगामी, ठीक है। तो इन सबको पढ़ने से पहले समझ लिया आपने फेज क्या है। अब हम देखते हैं आर सर्किट के लिए जहां पे केवल और केवल प्रतिरोध लगा हो, वहां पे हम देखते हैं वोल्टेज और करंट की फेजिंग की, उनके दोनों के फेजेज में अंतर क्या है, मीन्स फेज में है, सेम फेज में है या फिर आउट ऑफ फेज है, ठीक है। तो जब किसी सर्किट में जब किसी परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा तो, ठीक है, जब किसी सर्किट में केवल प्रतिरोध लगा हो तब की बात करेंगे। मीन्स सर्किट क्या हो जाएगी, एसी वोल्टेज सोर्स दिया हमने ये बी, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा दिया, एक प्रतिरोध लगा दिया जिसका नाम है आर, इसमें करंट कितनी जा रही है आई, प्रतिरोध के अक्रॉस वोल्टेज हम मान लेते हैं बी सफिक्स में आर करके ऐसे, ठीक है, या फिर आप इसको B1 कह लो, B2 कह लो, कुछ भी कह लो आप, ठीक है, वैसे भी बराबर ही होंगे, ठीक है। तो जो करंट की जो वेव फॉर्म होगी कुछ ऐसे बनेगी, ठीक है। और रेजिस्टेंस के केस में, प्रतिरोध के केस में, केवल और केवल ध्यान रखना प्रतिरोध के केस में जो वोल्टेज होगा उसकी भी फेजिंग यही रहेगी, ठीक। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि वोल्टेज एंड करंट सेम फेज में होंगे, सेम फेज में होंगे। फेज का मतलब जानते हो ना, कला, मतलब सेम सिचुएशन में दोनों एक ही जैसे होंगे बिल्कुल, ठीक है, मींस इन फेज होंगे, ठीक है, या फिर आप इसे बोलते हो इन फेज। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखना, जब किसी परिपथ में केवल, यहां पे क्या लगा दूं मैं, प्रतिरोध, रेजिस्टेंस को हटा के मैं यहां पे इंडक्टर लगा देता हूं, ठीक है, इसको आप हिंदी में प्रेरक बोलते हो। केवल प्रेरक लगा हो तब देखो कहानी कैसे बदलेगी। ये बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है। तो इसमें क्या कर देता हूं मैं, केवल और केवल इंडक्टर लगा देता हूं, ऐसे बनता है इंडक्टर, ठीक है। इसमें मैं एक वोल्टेज सोर्स लगा देता हूं, ये क्या है आपका एल से डिनोट करते हैं इसको मैं बी कर देता हूं, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा उसका नाम BL कर देता हूं, और इसमें जो करंट जारी है उसका नाम क्या है, IL या फिर आई, जो भी मानना है, ठीक है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है कि जब सर्किट में इंडक्टर लगा होना तो वहां पे जो धारा होती है वो 90 डिग्री लैग करती है वोल्टेज से, किससे, वोल्टेज से, ठीक है। ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि वोल्टेज से 90 डिग्री लैग करती है, मीन्स पीछे रहती है। कहने का मतलब ये है कि जब वोल्टेज यहां से चालू होगा ना तो इससे पहले, ठीक है, इसके जैसे मान लो वोल्टेज की ये है वेव फॉर्म, ठीक है, तो करंट की जो वेव फॉर्म होगी ये इससे 90 डिग्री बाद में बनेगी, मीन्स यहां से चालू होगी थोड़ा लेट में, ठीक है। इतनी बात समझ में आई कि 90 डिग्री लैग कर रहा है, इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। या फिर दूसरी लैंग्वेज में धारा को हटा के मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि वोल्टेज जो वोल्टेज है विभव 90 डिग्री लीड करता है, किससे, धारा से, करंट से, दोनों एक ही चीजें हैं, ये लैग कर रही है। अगर देखा जाए तो जो बोल्ट यहां पे देखना समझना, ये आपका आई है, ये बी है, तो आई आपका क्या है, 90 डिग्री बाद से शुरू हो रहा है, ये 90 डिग्री मान लो, यहां से यहां तक की दूरी कितना मान लो, 90 डिग्री मान लो, तो वोल्टेज से लैग मतलब बाद में, ठीक है, 90 डिग्री बाद में करंट का फेज स्टार्ट हो रहा है। दूसरी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि जो वोल्टेज का फेज है वो करंट से 90 डिग्री लीड से स्टार्ट हो रहा है, मतलब पहले से स्टार्ट हो रहा है, दोनों एक ही चीजें हैं। करंट को बोलोगे तो लैग बोलना है, वोल्टेज बोलोगे तो लीड बोलना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट पॉइंट में क्या देखते हैं, जब इतना क्लियर हो गया ना भाई, ठीक है, यहां पे क्या करना है आपकी बात, कैपेसिटर लगा लो, क्या लगा लो, कैपेसिटर, संधारित्र लगाओ। जब सर्किट में
संधारित्र लगा हो तब देखना क्या होता है। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें। अगर आपको आती हैं तो बहुत आराम से आप हैंडल कर पाओगे क्वेश्चंस को। ठीक है, अब देखना कैपेसिटर को ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ये प्लस है माइनस है। आप यहाँ पे एक एसी सोर्स लगा दो, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसको मैं बी मान लेता हूँ। इसमें जो करंट जा रही है आईसी मान लो, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो किसको मान लो, बीसी मान लो। ठीक है, अब इसमें क्या ध्यान में रखना है कि इसमें जो करंट होती है, जो धारा होती है, विभव से 90 डिग्री लीड करती है। ठीक है, लीड करती है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, या फिर अगर धारा की जगह मैं विभव पहले लिखूं तो विभव धारा से 90 डिग्री लैग करता है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान में रखना। अगर मतलब ये है डायग्रामेटिकली ये है कि देखो जो धारा है वो विभव से 90 डिग्री लीड करती है, मतलब धारा पहले बनेगी, वोल्टेज बाद में बनेगा। ठीक है, या ये आगे से कंप्लीट होगी ऐसे। ठीक है, तो ये क्या है, बी है, और ये क्या है, आई है, मीन्स आई पहले बनेगी। इंडक्टर और कैपेसिटर बोथ आर अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, बिल्कुल दोनों एक दूसरे से उल्टे होते हैं। उसमें जो होगा उसका जस्ट अपोजिट, एक याद कर लो आप, दूसरा काम आ जाएगा। और रेजिस्टेंस में प्रतिरोध लगा हो, दोनों एक ही फेज में होंगे। उसमें तो मैंने बताया था एक के ऊपर दूसरा ऐसे चला जाएगा, आई और बी दोनों। ठीक है, तो आपको इतना चीज ध्यान में नहीं रखना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये 90 डिग्री केवल और केवल संधारित्र या फिर इंडक्टर के केस में होता है, लेकिन जैसे ही कभी दो चीजें लग जाएं, आर और एल लग जाए, ठीक है, या फिर आर और सी लग जाए, ठीक है, तब क्या होगा इसका फेज, ये ध्यान में रखना है आपको। जब परिपथ में आर और एल दोनों लगे हो तो, ठीक है, तो ध्यान में रखना है क्या, मान लो ये सर्किट है, इसमें आर लगा है, इसमें एक एल भी लगा है, ठीक है, इंडक्टर, इसमें एक एसी वोल्टेज सोर्स मैंने बी दे दिया, इतनी बात समझ में आई। इसमें करंट आई जा रही है, ठीक है, तब जो वोल्टेज होगा, ठीक है, तब इन दोनों से मिला के जो वोल्टेज मान लो वी एक्स मान लेता हूं मैं, जो वी एक्स होगा, वी एक्स और आई, वी एक्स एंड आई दोनों के फेजेस के बारे में अगर हमें देखना है तो ये बताओ, जब एल रहता था, जब केवल एल रहता था तो 90 डिग्री रहता था, क्या रहता था, करंट लैग करती थी। ठीक है, करंट लैग करती थी 90 डिग्री, लेकिन जब ये आर रहता था तो 0 डिग्री, मतलब कोई अंतर नहीं रहता था बी और आई में। इन दोनों को मिला के 90 हटा के मैं थोड़ा सा फाई लिख देता हूँ। ठीक है, फाई का मतलब हो गया ये 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, मतलब केवल लगा रहेगा ये तो 90, और अगर इन दोनों को लगा दोगे तो 0 से 90 के बीच में, मतलब 90 से थोड़ा कम कर देगा ये। ठीक है, फेज की वैल्यू। तो यहाँ पे जो वेवफॉर्म बनेगी वो क्या होगी, ऐसे ये मान लो क्या है, पहले किसकी बनेगी, वी की बनेगी। ठीक है, आई की हमने कहा लैग करेगी, लेकिन अब की 90 ना करके थोड़ा सा कम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, 0 से 90 के बीच में रहेगा फेज। इसी को क्या बोल देते हैं, फाई। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, फाई, फेज एंगल फाई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। और यहीं पे अगर मैं सी लगा दूं, कैपेसिटर लगा दूं, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इनका वेव फॉर्म होगा, मैंने क्या बताया था, जो लीड कर रहा था क्या उल्टा हो जाएगा। अब ये बी की जगह आई, यहाँ पे बी मैंने यहाँ पे आई किया था, अब की बार आई और बी कर दूंगा, कहानी वही रहेगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो देखो ये क्या है, इनफेज है, ऊपर मतलब प्लस मतलब लीड और नीचे मतलब लैग, ये आप समझ सकते हो कैसे। जैसे हमने बोला था कि ये जो बी है ना, ये देखो नीचे से स्टार्ट हो रहा है, फिर अगर इसको थोड़ा और पहले से खींचोगे, इसी लाइन पे लेके जाओगे तो इसको कंप्लीट करोगे तो ये वाला रास्ता बनेगा ना इसका। तो देखो ये नीचे से जा रहा है, नीचे का मतलब हमने क्या बताया, लैग, मतलब वोल्टेज लैग कर रहा है, करंट लीड कर रही है। ऐसे नहीं समझ में आता, तो जब कभी वेव फॉर्म ऐसे बनी हो और दूसरी ऐसे बनी हो तो इसको ऐसे पीछे कंप्लीट कर लो। तो ये देखो नीचे है, नीचे का मतलब लैग, और ये मतलब पहले जो मिल रहा है वो लीड। ठीक है, तो ये लीड, ये ऊपर बाद में आ रहा है ना ये चीज़, तो ये लैग।
ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो फेजिंग आई होप आपको समझ में आ गया। अगर कहीं भी कोई भी डाउट रह जाता है आपका तो कमेंट बॉक्स में करके पूछ लीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जो प्रतिघात है, ठीक है, जिसको आप बोलते हो रिएक्टेंस। ठीक है, क्या नाम है? प्रतिघात, रिएक्टेंस। तो रिएक्टेंस जो होता है वो दो चीज़ों में होता है, या तो वो इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा या फिर वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा। मीन्स देखो यहाँ से समझना, बहुत बेसिक सी चीज़ है। इंडक्टेंस, ठीक है, और कैपेसिटेंस दो चीजें होती हैं। मीन्स इसी को बोलते हो क्या? संधारित्र, और इसी को क्या बोलते हो? प्रेरक। ठीक है, प्रेरक। ठीक है, दो चीजें ही होती हैं। ठीक है, इंडक्टेंस क्या होता है मैंने बताया था आपको पहले कि ऐसे होता है। इसमें हम क्या करते हैं? वोल्टेज देते हैं, ठीक है, तब इसमें करंट फ्लो होती है और यहाँ पे मैग्नेटिक एनर्जी बन जाती है। ठीक है, मीन्स चुंबकीय क्षेत्र आ जाता है। और कैपेसिटर क्या होता है? यहाँ पे जब आप इसको वोल्टेज या करंट दोगे ना, तो यहाँ पे प्लस, एक साइड पे प्लस और दूसरी साइड पे माइनस, मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। ठीक है, और यहाँ पे कौन सी फील्ड आती है? मैग्नेटिक। मतलब एक दूसरे से दोनों थोड़ा सा अपोजिट समझ लो आप, मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है। मीन्स इंडक्टर जो होता है, जो प्रेरक होता है, इंडक्टेंस उसी की प्रॉपर्टी है। ठीक है, यहाँ पे मैं इंडक्टर समझा देता हूँ पहले क्या है आपको। इंडक्टर और ये कैपेसिटर। ठीक है, जो प्रेरक होता है ना, इट इज अ डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस है, एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है? चुंबकीय क्षेत्र में, ठीक है, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करती है, ऊर्जा को एकत्रित करती है, ऊर्जा को इकट्ठा करती है। किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र में ऊर्जा को इकट्ठा या एकत्रित, जो भी आप लिख सकते हो, या स्टोर, सबसे बढ़िया आप स्टोर लिखो, स्टोर करती है। ठीक है, और इसमें क्या करोगे? सेम चीज लिखोगे, चुंबकीय क्षेत्र की जगह क्या लिख दोगे? विद्युतीय क्षेत्र में। ठीक है, और अगर कभी इनसे फॉर्मूला पूछे कि कितनी एनर्जी होती है, तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। ठीक है, कितना? हाफ एल आई स्क्वायर। यहाँ इंडक्टेंस क्या है? एल, इसमें करंट जा रही है आई, बस इतना ये चीज़ है। और इसमें करंट जा रही है आई, इसका कंडक्टेंस है सी, इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है? बी। तो इसमें एनर्जी, ये ऊर्जा की कभी बात पूछे तो 1/2 सी वी स्क्वायर, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सी कैपेसिटेंस है, वी वोल्टेज है, हाफ तो जान रहे हो नंबर है। ठीक है, हाफ नंबर है, एल इंडक्टेंस है और आई करंट है। ये हो गए प्रेरक और संधारित्र के बारे में आपको जो समझना था। ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ है, ये आपने पढ़ भी रखा होगा 10th वगैरह में। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो इनका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो दो तरीके हो गए ना, एक इंडक्टर दूसरा कैपेसिटर। तो इसी को बोला जाता है, एक को इंडक्टिव रिएक्टेंस और दूसरे को क्या बोला जाता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, प्रेरिक प्रतिघात, प्रतिघात। ठीक है, मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इसको एक्सेल से डिनोट करते हैं। जो काम की चीजें हैं सिर्फ इतनी ही है। और एक्सेल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल। एक्सेल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल। और ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πf। ये बात ध्यान में रखना है। मीन्स एक्सेल बराबर आपका क्या हो जाएगा? ओमेगा की जगह मैं क्या लिख दूंगा? 2πfl। एफ जानते हो ना क्या है? फ्रीक्वेंसी है। क्या है? फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहला टॉपिक आज का। ठीक है, एल क्या है? इंडक्टर है। इंडक्टर, इसका मात्रक क्या होता है? ठीक है, जिसको आप प्रेरक बोलते हो, प्रेरकत्व। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? हेनरी होता है। ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज होता है। ये बात ध्यान में रखना। और अगर पूछा जाए प्रेरणिक प्रतिरोध, एक्सेल का मात्रक क्या होगा? ये तो मान लो इसका मात्रक हो गया, इसका मात्रक हमने बता दिया, लेकिन एक्सेल का मात्रक क्या होगा? ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये पूछा जाता है। तो ओम होता है। क्या होता है?
ओम जो रेजिस्टेंस का होता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी चीज यहाँ पे प्रेरणिक की जगह मैं क्या लिख दूं, संधारित्र। ठीक है, मींस अब की बार इंडक्टिव की जगह मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे, कैपेसिटी। कैपेसिटी तो ओमेगा बराबर 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ ही होता है। बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। ओमेगा एल की जगह जो ओमेगा था ऊपर था वो नीचे आ गया, और एल ऊपर था, एल की जगह सी बन के नीचे, मतलब एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगी वैल्यू 1/2 पाई एफ सी। ठीक है, और जो आपका जो होता है ये सी कैपेसिटर, ठीक है, इसके बारे में आपको पता ही होगा, इसका मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। क्या होता है, फैराड होता है। जबकि जो फ्रीक्वेंसी है उसका तो मात्रक हर्ट्ज ही होगा, और इसका जो एक्स एल की जगह यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, एक्स सी लिखा जाएगा। ये बात ध्यान में रखना है, कैपेसिटिव है ना तो सी, इंडक्टिव था तो ये एक्स सी बराबर, एक्स सी का जो मात्रक होगा वो क्या होगा, ओम होगा। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, प्रतिघात से रिलेटेड। ठीक है, कभी भी प्रतिघात पूछे तो समझ लेना ओमेगा रहेगा, और अगर ओमेगा नहीं दिया है तो ओमेगा की जगह 2 पाई एफ लिखा रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जब आर और एल सर्किट रहेगी तब उसमें इम्पीडेंस कितना होगा। ठीक है, प्रतिबाधा। अब बात करते हैं प्रतिबाधा क्या है। पहली चीज तो प्रतिबाधा है क्या चीज, तो प्रतिबाधा ये है, ठीक है, कि ओमिक वैल्यू जो कि करंट का विरोध कर रही है किसी सर्किट में, जो किसी सर्किट में करंट धारा के फ्लो होने का विरोध कर रही है, वो जितनी भी होगी, जो भी होगी, वही उसकी क्या है, प्रतिबाधा। बाधा मतलब रास्ता रोकने वाला, किसका रास्ता रोकता है, करंट का रास्ता रोकता है। तो आर के लिए प्रतिबाधा आर ही रहता है। जैसे कभी एक चीज समझना, पूरा बहुत अच्छे समझना इस चीज को, एक आर हो गया, ठीक है, यहाँ पे एक हमने वोल्टेज सोर्स लगा दिया, एसी वोल्टेज सोर्स है, ये भी ध्यान में रखना है क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, एसी। तो एसी, इसमें एक करंट जा रही होगी, तो इसके लिए जो प्रतिबाधा होगी ना, वो केवल एक ही चीज है ना भाई साहब, प्रतिबाधा वो कितनी है, आर है। इसका मात्रा क्या होता है, ओम होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है बस। ठीक है, और दूसरी चीज या तो एल हो सकता है, एल हो सकता है, तो एल हो सकता है। इसके लिए जो प्रतिबाधा जो होती है वो हमेशा किससे डिनोट की जाती है, जेड से डिनोट की जाती है। ये भी ध्यान में रखना। तो यहाँ जो प्रतिबाधा है जेड बराबर क्या हो जाएगा, इसका मतलब आर हो जाएगा। यहाँ पे एल है तो इसके लिए हमने क्या बताया, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या बताया, एक्सएल होगा। तो यहाँ पे केवल एल है तो एक्सएल लिखोगे आप, 2 पाई एफ एल लिखते हो एक्सएल। ये क्या है, इसका प्रतिबाधा केवल और केवल जब एल लिखा रहेगा तो एक्सएल रहेगा। जब कभी भी केवल सी लिखा रहेगा, सी लिखा रहेगा, तो यहाँ पे जेड की जो वैल्यू होगी वो एक्स सी होगी। इसी एक्सएल को मैं 2 पाई एफ एल भी लिख सकता हूँ, इसी एक्स सी को 1/2 पाई एफ सी भी लिख सकता हूँ। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। सारे जेड का प्रतिबाधा कहीं भी लिखी हो, सबका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। इसका तो आपको पहले ही बता दिया, इंडक्टिव रिएक्टेंस या कैपेसिटिव रिएक्टेंस, उसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अब बात करते हैं जब ये दोनों मिक्स हो तब कैसे निकालेंगे हम प्रतिबाधा। ठीक है, जब दो के दो हो, कभी जैसे आर और एल एक साथ ही दे दिया, या आर और सी एक साथ दे दिया, या आर एल सी तीनों एक साथ दे दिया, तब हम कैसे निकालेंगे इन दोनों के बीच का, मतलब टोटल प्रतिबाधा कितनी है। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। तो जब आर और एल सर्किट होगी, आर एंड एल सर्किट के लिए जो प्रतिबाधा होती है, इसको जेड बोलते हैं। तो सर्किट क्या है आपकी, एक आर लगा है, एक एल लगा है। ठीक है, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स लगा दो बी। ठीक है, इसमें एक करंट जा रही है आई। ठीक है, इसका तो मात्रक ऑलरेडी ओम होता है, इसका मात्रक ओम नहीं होता, तो इसका किसका मात्रक होता है, एक्सएल का मात्रक ओम होता है। तो यहाँ पे मात्रक के हिसाब से आप समझ लोगे तब भी समझ में आ जाएगा ये चीज। तो जब दोनों ओम में है मतलब आर और एक्सएल लेना है आपको। ठीक है, तो क्या करना है आपको, जब जेड निकालना तो रूट लगाना, जो लिखा होगा ये आर का स्क्वायर लिखना, प्लस लगाना, यहाँ पे एक्सएल है ना तो एक्सएल का स्क्वायर लगा देना, बस यही आ जाएगा आपका प्रतिबाधा। इतनी बात समझ में आ गई। जैसे यहाँ पे आर की वैल्यू मान लो 2 ओम है और एक्सएल की वैल्यू क्या है, 3 ओम है। ठीक है, कितना है, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 3 ओम, और इसकी वैल्यू क्या लिख लेते हैं हम लोग, 4 ओम। अगर आर की वैल्यू 3 ओम है और एक्सएल की वैल्यू कितनी है, 4 ओम है, तब प्रतिबाधा जेड की वैल्यू कैसे निकालना है आपको, 3 का स्क्वायर प्लस
4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3 त्रिक 9, 4 चौक 16, 9 25 और 25 का रूट कितना आ जाएगा 5। मीन्स जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 ओम। तो ध्यान से समझना, नहीं तो सीधा जोड़ दो, 4 और 3 जोड़ोगे डायरेक्ट तो 7 ओम हो जाएगा। इस तरह नहीं करेंगे, रूट में लिख के तभी करेंगे प्रतिबाधा। ठीक है, इन दोनों की इक्विवेलेंट वैल्यू कितनी है, इन दोनों को मिला के एक वैल्यू कितनी है, मतलब एक तरीके से ये भी रोक रहा है, ये भी रोक रहा है। करंट को जाने के लिए 3 ओम भी रोक रहा है और 4 ओम भी रोक रहा है, क्योंकि एक तरीके से ये क्या है, रजिस्टेंस ही तो है। ठीक है, अब देखो क्या करना है कि इन दोनों को हटा के कोई एक ऐसी चीज लगा दो, एक ओम एक रेजिस्टेंस लगा दो जो इन दोनों के बराबर करंट रोके, मतलब इन्हीं दोनों के इक्विवेलेंट। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं जेड, प्रतिबाधा। तो जेड की क्या वैल्यू होगी जब इन दोनों को रिप्लेस कर दिया जाए। तो इन दोनों को रिप्लेस करने के लिए रूट में लिखना है, इन दोनों की वैल्यू ऐसे निकाल के यहाँ पे, मतलब मैं 5 ओम अगर लगा दूं तो जितना ये दोनों मिल के रोक रहे थे उतनी ही करंट ये भी रोकेगा, यही कहने का मतलब है आपका। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। जब आर और यल की जगह मैं आर और सी सर्किट की बात कर लूं तब प्रतिबाधा कैसे निकालेंगे वो समझना है। यहां से तो इसका मात्रक तो ओम होता है, ये जानते ही हो, लेकिन इसका मात्रक क्या होता है, फैराड होता है। तो इसको ओम में बनाने के लिए आप क्या लिखते हो, XC लिखते हो। ठीक है, XC हमेशा सर्किट में माइनस में लिखा जाएगा, ये ध्यान में रखना है। जो कैपेसिटर होगा ना वो माइनस में लिया जाएगा, ये बात आपको अलग से ध्यान में रखनी है, नोट कर लेना। तो क्या करना है दोस्तों, मान लो इसकी वैल्यू मैं 3 ओम लिख देता हूँ, इसकी वैल्यू क्या कर लेता हूँ 4 ओम। ठीक है, -4 ओम। अब बताओ कोई तकलीफ है क्या। ठीक है, माइनस लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हमें जेड निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, बताओ ध्यान से, आर का स्क्वायर प्लस XC का स्क्वायर, ऐसे करना, बताओ हाँ या ना, ऐसे करना है कि नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कर लो आप, माइनस लगा दो। यहाँ पे माइनस और प्लस का कोई दिक्कत आएगा भी नहीं। ठीक है, कैसे नहीं आएगा देखो जरा, आर की वैल्यू मैं लिखूंगा 3 स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या लिखूंगा -4 का स्क्वायर। और जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 3 त्रिक 9, लेकिन माइनस का स्क्वायर हमेशा क्या आता है, प्लस में आता है। ठीक है, तो 4 चौक 16 आ जाएगा और यहाँ से वापस 25 आ जाएगा और वापस आपका 5 ओम आ जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों को हटा के कोई एक अगर सर्किट में रेजिस्टेंस लगाया गया होता या उसको जेड में लिख दूं प्रतिबाधा, तो किसकी वैल्यू, कितनी की वैल्यू की रहती, 5 ओम की, तभी भी वही काम करता जो कि ये 3 ओम और 4 ओम के कैपेसिटर और रेजिस्टेंस कर रहे हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि दोनों केसेस में, चाहे इंडक्टिव हो या फिर रजिस्टिव हो, यहाँ पे इंडक्टर लगा था तब के केस में cos 5 पावर फैक्टर की बात करते हैं। ठीक है, या फिर अलग से ही देख लेते हैं, अभी सिर्फ ये देख लो, जब ये तीनों लगे हों। ठीक है, हो सकता है कि सर्किट में तीन के तीनों चीजें लगी हों, आर यल और सी तीनों लगे हों, तब प्रतिबाधा कैसे निकालेंगे वो देखना है आपको। ठीक है, प्रतिबाधा निकालने के लिए एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, तो बिल्कुल इसी तरीके से आपको निकालना है, रूट लगा के। ठीक है, अब देखो आर एल एंड सी सर्किट के लिए, जब तीन के तीनों सर्किट में लगे हों, एक आर भी लगा हो, एक एल भी लगे हो और एक सी भी लगा हो। ठीक है, तब प्रतिबाधा जेड कैसे निकालेंगे, आर एल और सी। ठीक है, यहाँ पे एक करंट जा रही है आई। ठीक है, तब जो जेड निकालेंगे दोस्तों वो रूट लगाएंगे। ठीक है, आर अलग है उसको स्क्वायर कर लो, प्लस लगा दो। अब इसकी वैल्यू क्या है, इसको एक्सएल लिखते हैं हम और इसको माइनस में XC लिखते हैं। ये दोनों इमेजिन, दोनों एक दूसरे से एक जैसे ही है, तो एक्सएल करना है और माइनस XC करना है, तब स्क्वायर करना है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे इसकी वैल्यू मैं 3 ओम लिख दूं, इसकी क्या लिख दूं 6 ओम लिख दूं और इसकी वैल्यू क्या लिख दूं 2 ओम लिख दूं माइनस में। ठीक है, बताओ हाँ या ना, इतनी कोई तकलीफ तो नहीं है। अब यहाँ पे अगर हम वैल्यू लिख देते हैं तो जरा लिखो आप 3 स्क्वायर प्लस एक्सएल की वैल्यू कितना है 6 माइनस XC की वैल्यू कितनी है 2 ओम, ओम यहाँ ना लिखो, स्क्वायर कर दो। ये क्या हो गया आपका, जरा देखो 3 त्रिक 9 प्लस 6 में से 2 गया, कितना आ गया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, वापस से कितना आ गया 5 आ गया, इसका 16 9 25 का रूट 5। ठीक है, तो मतलब इन तीनों को हटा के हम क्या लगा सकते हैं, एक ही केवल रेजिस्टेंस 5 ओम का लगा सकते हैं।
ठीक है, और जिसकी जो जेड है, ठीक है, मतलब प्रतिबाधा क्या है, जेड, ठीक है, ये दोनों एक ही सर्किट है, इसका मतलब ये है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। एक और टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है क्या, पावर फैक्टर। ठीक है, क्या नाम है, पावर फैक्टर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। कभी भी सर्किट में पावर फैक्टर अधिक होना चाहिए। ठीक है, अपने यूज के लिए, लेने के लिए पावर फैक्टर जितना भी अच्छा रहेगा उतना ही इंस्ट्रूमेंट अच्छा है, इसका मतलब। ठीक है, पावर फैक्टर, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं शक्ति गुणांक। ठीक है, जो पावर फैक्टर होता है हमेशा R/Z होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पावर फैक्टर बराबर R/Z। ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान में हमेशा के लिए नोट कर लो। और इसी को हम cos फाई लिखते हैं। क्या लिखते हैं, cos फाई। ठीक है, cos फाई बराबर R/Z। फाई क्या है, जो फाई है वो वोल्टेज और करंट के बीच का कोण है। जो अभी हमने बात की थी इन फेज आउट फेज, तो उसमें एक फाई लिया था ना। ठीक है, इन फेज आउट फेज, लीडिंग लैगिंग वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि लीड कर रहा है, लैग कर रहा है। तो जो एंगल था वही है आपका बीच का कोण, और उसी एंगल का जब कोसाइन ले लोगे, कॉस फाई निकालने के लिए कॉस ले लोगे, तो वही बन जाता है आपका पावर फैक्टर, कॉस फाई बराबर R/Z। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है, अब ध्यान से समझना, एक सर्किट में आपको पावर ट्रायंगल डायग्राम भी बताऊंगा, लेकिन पहले ये कॉस फाई समझ लो। केवल R सर्किट रहेगी, तो ये बताओ कि इस फॉर्मूले पे रखेंगे तो R है ही, Z बराबर भी क्या है, R है। तो यहाँ पे जब रखोगे कॉस फाई बराबर कितना आ जाएगा, R, और Z की वैल्यू भी क्या है, R, कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसीलिए ध्यान से समझना, केवल और केवल रजिस्टिव सर्किट के लिए जो पावर फैक्टर होता है हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, भूलनी नहीं है। लेकिन जब बात करते हैं क्या, R और L सर्किट के लिए, ठीक है, R और L सर्किट के लिए, तो इसको हमने क्या बताया, ओमेगा L लिखो या फिर XL लिखो। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, R है। तो इसके लिए जो रेजिस्टेंस होगा, जब पहले Z निकालोगे, Z क्या आ जाएगा, R² प्लस XL का स्क्वायर। बताओ, इतनी कोई तकलीफ तो नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना, ओमेगा L को ही XL बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, तो Z की वैल्यू तो ये है, तो कॉस फाई इसका क्या हो जाएगा, R/Z होता है फॉर्मूला, तो R/रूट में R² प्लस XL²। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और हमेशा ही हमेशा इंडक्टिव सर्किट के लिए जो पावर फैक्टर होता है वो क्या होता है, लैगिंग होता है। ठीक है, ये भी बात आपको मीन्स पश्चगामी होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है नोट करके। एक ये पॉइंट ध्यान में रखना, ये और ये 3 पॉइंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम कि जब सर्किट कैपेसिटिव R और C लगा होगा उसमें, ठीक है, तब क्या होगा। जब R और C लगा होगा, ठीक है, तो ये हो गया आपका वोल्टेज सोर्स। इसके लिए Z की वैल्यू क्या हो जाएगी, R² प्लस XC का स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, और R तो R आपका है ही। अगर यहाँ पे मैं cos फाई मीन्स पावर फैक्टर निकालता हूँ तो क्या आ जाएगा, R/Z होता है फॉर्मूला, R जो भी है वही रहेगा, Z आपका ये रहेगा, है ना, रूट में R² प्लस XC²। बताओ, यहाँ तक कोई तकलीफ है क्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहीं पे अगर मैं RLC लिख दूं, मतलब आपको पूरा वही, आपको प्रतिबाधा अगर निकालने आती है तो पावर फैक्टर निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, C इसका क्या हो जाएगा, XC, इसका क्या हो जाएगा, XL, इसका तो R है ही। तो पावर फैक्टर या कॉस फाई जब आप निकालोगे, ठीक है, क्या आ जाएगा, R/R² प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पावर फैक्टर या कॉस फाई का कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन होता है, ये भी बात आपको ध्यान में
रखनी है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखनी है। अब एक और टॉपिक पढ़ लेते हैं हम, ट्रायंगल डायग्राम। ठीक है, ट्रायंगल डायग्राम को पावर ट्रायंगल डायग्राम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पावर ट्रायंगल डायग्राम। उसमें क्या होता है, 3 तरीके की पावर होती है। एक एक्टिव पावर होती है, दूसरा रिएक्टिव पावर होती है, और तीसरी क्या होती है, अपीयरेंट पावर होती है। ठीक है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर और अपीयरेंट पावर। तो क्या पढ़ने वाले हम लोग, पावर ट्रायंगल डायग्राम। क्या होता है ये देखो ध्यान से, ये आर होता है, आर ऐसे ही चलता है, समझ लो। ठीक है, एल होता है और ये जेड समझ लो। ठीक है, या फिर ऐसे भी समझ सकते हो, आर सी और जेड। ठीक है, अब ये समझो आप कि यहाँ पे जो ये वाला डायग्राम है, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं एक्टिव पावर। ठीक है, और जो ये नीचे वाला है इसको क्या बोलते हैं, रिएक्टिव पावर। और जो ये वाली है इसको बोलते हैं अपीयरेंट पावर। अब ध्यान से समझना, जो एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है P एक्टिव पावर, मैं ऐसे लिख दूं, P एक्टिव पावर बराबर क्या होगा, या फिर बुक में तो P से ही केवल डिनोट कर देते हैं। P बराबर क्या होता है, BI cos फाई। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको Q बोलते हैं। ठीक है, इसको S बोलते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर को मैं Q से डिनोट कर दूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, BI, ये होता है आपका साइन फाई। ठीक है, BI कॉस की जगह यहाँ पे क्या कर देना है, साइन फाई। और यहाँ पे ना तो कॉस रहेगा और ना ही साइन, केवल और केवल BI रहेगा। ठीक है, केवल और केवल क्या रहेगा, BI रहेगा, बस आप इतना ही समझो। ठीक है, मीन्स अपीयरेंट पावर, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, 3 तरीके की पावर आपको समझ में आ गई। चाहे डायग्राम ऊपर रहेगा तो यहाँ पे आपका एक्टिव पावर हो जाएगा, यहाँ पे आपका रिएक्टिव पावर हो जाएगा, और ये आपका अपीयरेंट पावर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, चाहे ऊपर हो या नीचे, आपको ये समझना है कि जो खड़ी वाली लाइन है जो 90 डिग्री स्विच कर रही है, ये रिएक्टिव है। ठीक है, कभी भी कोई भी इंस्ट्रूमेंट की रिएक्टिव पावर कम होनी चाहिए अगर आपको इंस्ट्रूमेंट अच्छा बोलना है तो। ठीक है, मतलब अच्छा का मतलब इफिशियंसी अच्छी हो, उसका जो काम है वो बहुत ही अच्छा हो। ठीक है, उसमें लॉसेस ना हो, तो इसका लॉसेस ना हो इसका मतलब उसका रिएक्टिव पावर बिल्कुल कम हो, जितना कम हो सके। ठीक है, अगर जितना कम हो सकेगा, ये एंगल उतना ही कम होता जाएगा, इसका मतलब फाई की वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी, और फाई की वैल्यू कम होगी तो ध्यान से समझना, कॉस फाई की वैल्यू बढ़ेगी। ठीक है, क्योंकि फाई की वैल्यू कैसे समझना इसको, कॉस, ठीक है, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होती है, जबकि कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। ठीक है, समझना बात को। ठीक है, मतलब कॉस के बढ़ने के साथ में, कॉस के एंगल बढ़ने के साथ में वैल्यू कम होती जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो कोण है जितना कम हो सके उतना ही कम होना चाहिए, कोण कम होना चाहिए, तभी पावर फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा आएगी। ठीक है, तो पावर फैक्टर हमने क्या बोला, ज़्यादा ही होना चाहिए हमारे इंस्ट्रूमेंट का, इसीलिए इसको जितना कम हो सके, मीन्स ये कम तभी होगा जब ये रिएक्टिव पावर की लाइन कम होगी, जितनी छोटी हो सके उतनी छोटी रहे, तो एंगल भी उतना अच्छा रहेगा, डिवाइस भी उतनी अच्छी रहेगी, उसमें नॉइज नहीं आएगी, चलेगी तो आवाज़ नहीं आएगी, ज़्यादा आवाज़ नहीं आएगी, और दूसरी चीज़ क्या होगा, लॉसेस कम होंगे, नुकसान कम होगा। ठीक है, पावर का नुकसान कम होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इतना ही देखना है आज की क्लास में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।